हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा द्रव्यमान द्रव्य संयोजन के नियम। द्रव्य संयोजन के नियम में अपन दो नियम पढ़ चुके हैं। गुणित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये सिंपल ही था कि रासायनिक क्रिया के अंदर आप द्रव्य को उन्हें बढ़ा सकते हो, उन्हें नष्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा डीपली उसके अंदर अपन मोस्टली बताते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो दो तत्व अगर आपस में जुड़ रहे हैं और बहुत सारे यानी एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं तो उन तत्वों में एक तत्व का द्रव्यमान जो है वो अपने को क्या करना है, निश्चित लेना है। जैसे अपन ने नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन का 14 ग्राम द्रव्यमान निश्चित किया था और उसके साथ विभिन्न कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान जुड़ता है वो ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो वो एक सरल अनुपात में जुड़ रहा था, सरल गुणक में। यहां सरल गुणक की मैं बात बता दूं कि वो एक निश्चित सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे अगर मैं दो अनुपातों की बात करूं तो 1:1 व 1:2, तो ये एक दूसरे के क्या है, सरल गुणक है। इसी के साथ 1:3 करूं तो वो भी इसका सरल गुणक होगा। 1:4 करूंगा तो वो भी इसका सरल गुणक होगा। मतलब एक सरल गुणक में चल रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं कोई अनुपात लेता हूं जैसे कि 3:4 ले लिया तो इसका सरल गुणक मैं लिख सकता हूं 3:8 है, ये भी इसका सरल गुणक है। अब अगर मैं इसके आगे 3:10 लिखता हूं तो वो यहां सरल गुणक नहीं होगा। मतलब वो उसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। यहां 10 की बजाय अगर मैं 16 लिखता हूं तो ये इसका सरल गुणक हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया थोड़ा। तो ये दोनों नियम अगर आपके पूरी तरह से क्लियर है तो ठीक है, वरना अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आप जरूर पूछिए। मैं उस पर वापस क्लास बना के आपको वो समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब अपन द्रव्य संयोजन के नियमों में तीसरा रूल यहां पढ़ेंगे, स्थिर संगठन का नियम। तो स्थिर संगठन जो है, ये नियम जो है ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। नियम बिल्कुल सिंपल सा है। किसने कहा कि अगर आप एक यौगिक को किसी भी स्रोत से लेके आ रहे हो, किसी भी स्रोत से आपने उसे प्राप्त किया है, तो उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर। मतलब उसका संगठन नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट की बात करें अपन तो यहां बेटा ये है कि आप किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से किसी भी माध्यम से बनाएं, अगर आपके पास वो शुद्ध अवस्था में है
चाहे किसी भी माध्यम से बनाया गया हो, उसमें प्रेजेंट तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा, अर्थात उसका संगठन हमेशा स्थिर है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे पानी है, जल का संगठन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? 1:8 है। शुद्ध अवस्था में अगर जल मेरे पास है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 1:8। अब इस जल को चाहे मैं किसी भी स्रोत से लेके आऊं, चाहे मैं इसे नहर के पानी से लेके आऊं, नहर से लेके आऊं, या किसी हैंडपंप से, कुएं से, बरसात का किसी भी माध्यम से, कहीं से भी लेके आऊं, अगर शुद्ध अवस्था में मैंने जल लिया है, जल लेके आया हूं, तो उसमें हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात अपने को यही मिलेगा, यानी उसका संगठन हमेशा स्थिर होगा, वो स्रोत पर डिपेंड नहीं करेगा। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2 को जोड़ के मैंने CO2 बनाया, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला के CO2 बनाया, या फिर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें विघटन किया और CO2 प्राप्त की, या मैंने सोडियम कार्बोनेट की एसिड से क्रिया करवा दी, या मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl से रिएक्शन करवा दी। कितने भी तरीके से अगर मैं शुद्ध अवस्था में CO2 बना रहा हूं, तो यहां बेटा CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या आएगा? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो क्या अनुपात बन रहा है? 3:8। तो इस CO2 का भी द्रव्यमानों में अनुपात यही है, इसका भी यही, इसका भी ये और इसका भी ये, मतलब इसका संगठन चेंज नहीं हुआ है। हर बार द्रव्यमानों का अनुपात क्या मिला? फिक्स मिला। यही आपका स्थिर संगठन का नियम कहलाता है। तो बात समझ गए होंगे आप। परिभाषा की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि यह नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस नियम के अनुसार एक यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से बनाया जाए या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, अर्थात उसका संगठन सदैव स्थिर रहता है। इसे स्थिर संगठन का नियम कहते हैं। फिर आप ये इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो कि CO2 को विभिन्न क्रियाओं द्वारा बनाने के उपरांत भी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या है? 3:8। सो क्लियर? चलो तो बेटा अब अपन नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे, तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम अनुपात। ये नियम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बात, ये नियम दिया था रिक्टर ने, बाद में बर्जिलियस ने इसका विस्तार किया है।
ठीक है। नियम क्या कहता है, या पहले इसको समझो आप ध्यान से, तभी आप इसकी परिभाषा बना पाओगे। ठीक है, समझने के लिए एक एग्जांपल अपन यहां ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है ए, मान लेता हूं, एक बी और एक सी। ठीक है, जो बेटा ए और बी आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या बनाया, ए बी। और इस समय इनका जो ए का द्रव्यमान है वो, जैसे मैं मान लूं ए, बी का द्रव्यमान मैं लिख देता हूं बे, और सी का द्रव्यमान से। तो इस संयोजन के अंदर इसका ए द्रव्यमान जुड़ा है, ए ग्राम मान लेते हैं, और इसका बे ग्राम आपस में जुड़ा है। ठीक है, और यदि ए और सी आपस में वापस ऐड होते हैं कभी, ए ग्राम और इसका मैं मान लेता हूं से ग्राम, तो देखिए पदार्थ ए के ए ग्राम के साथ बी का बे ग्राम और सी का से ग्राम जुड़ा है। अब यदि बी और सी कभी आपस में जुड़े तो उस समय इनका जो द्रव्यमान जुड़ेगा, थोड़ा डीपली ध्यान देना इस चीज पे, इस समय अगर बी और सी का द्रव्यमान जुड़ेगा तो वो या तो बेटा बे और से ग्राम के बराबर होगा, या इनके अनुपात का सरल गुणक होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ए का ए ग्राम के साथ बी का बे ग्राम जुड़कर ये बना लिया, फिर ए के ए ग्राम के साथ सी का से ग्राम जुड़ के ये बना दिया। अब यदि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनका द्रव्यमान या तो क्या होगा, बे या से ग्राम, बे और से ग्राम, या फिर इनका जो अनुपात है बे और से ग्राम का जो अनुपात आएगा उसका क्या होगा, सरल गुणक होगा। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बता सकता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे अपन मान लें यहां कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है CO2। क्लियर? इसमें कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से जुड़कर यहां 44 ग्राम CO2 बना रहा है। सल्फर ऑक्सीजन से जुड़कर बनाता है SO2। यहां सल्फर का हो गया 32 ग्राम, ऑक्सीजन का भी 32 ग्राम, और ये हो गया आपका 64 ग्राम। नियम के अकॉर्डिंग अब देखो ऑक्सीजन के साथ ये दोनों जुड़े हैं। अब यदि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं, दोनों को आपस में जोड़ूं, जैसे यहां पर ने जोड़ा, ए दोनों में कॉमन है तो ए को अपन क्या मान सकते हैं, ऑक्सीजन मान सकते हैं। ये कार्बन हो सकता है और ये सल्फर हो सकता है, सेम प्रोसेस है। यानी अब यदि मैं कार्बन और सल्फर को जोड़ूंगा तो ये कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। तो अब ये नियम क्या कहता था कि अब ये जब कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा तो इसमें जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो या तो इन दोनों के द्रव्यमान यानी बे और से, मतलब कार्बन का द्रव्यमान 12 और सल्फर का द्रव्यमान 32,
यानी कि ये जब दोनों जुड़ेंगे तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो या तो 12 और 32 होगा या फिर इसका सरल गुणक होगा। तो यहां देखिए बेटा, कार्बन का द्रव्यमान कितना हुआ 12, सल्फर का कितना हो गया यहां S2 तो 64। तो यहां देखिए इनका जो द्रव्यमान जोड़ा है इसका अगर मैं सरल अनुपात निकालूं तो कितना आ रहा है 3:8। भले ये भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सरल बनाओ तो 3:8। तो इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग या तो जब ये जुड़े तो इनका द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 आना चाहिए या फिर इसका सरल गुणक आना चाहिए। तो यहां देखिए 12:64 जुड़ा है, तो जब 12:64 जुड़ा है तो इसका सरल अनुपात अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3:16। तो 3:16 जो है वो 3:8 का क्या है, एक सरल गुणक है जो इस नियम को स्पष्ट करता है। क्लियर? अब अपन इस नियम को बनाते हैं, परिभाषा इसकी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिख देंगे यह नियम रिक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बर्ज़िलियस ने इसका विस्तार किया। इस नियम के अनुसार, अब देखिए बेटा नियम को अपन कैसे बनाते हैं, भले तो ये एग्जाम्पल ले लो चाहे ये एग्जाम्पल ले लो। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा कि दो तत्व जब किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जुड़ते हैं, यहां देखिए ए का ए ग्राम, ए का ए ग्राम, तो ए का निश्चित द्रव्यमान हो गया, दो तत्व कौन हो गए बी और सी हो गए, इनका कोई भी द्रव्यमान इसके साथ ऐड हो रहा है। यहां देखिए निश्चित द्रव्यमान किसका ले लिया अपन ने, ऑक्सीजन का, कितना 32 ग्राम। इसके साथ कार्बन का कितना द्रव्यमान इन्वॉल्व हुआ 12 ग्राम, सल्फर का कितना हुआ 32 ग्राम। तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है, दो तत्व किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जब कोई दो तत्वों का द्रव्यमान जुड़ता है और जब वो दो तत्व आपस में संयोजित होते हैं तो उस समय उनके द्रव्यमानों का अनुपात या तो बराबर होगा या सरल गुणक में होगा। इसे तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। समझ में आ गई बात? पहले आपको ये लाइनें बोल देनी है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो तत्वों का द्रव्यमान या दो तत्व जब किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ते हैं और जब वो दो तत्व आपस में जुड़ते हैं तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो या तो उनके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होगा या उसका सरल गुणक होगा। ठीक है, तो आप इस नियम को और अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट या दिक्कत लगे या समझ में नहीं आए तो आप वो चीजें वापस मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स।